दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक है वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो वेव नेचर ऑफ लाइट को हम पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक वेव ऑप्टिक्स से है, क्लास 12 का टॉपिक है दोस्तों। इसमें हम हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में भी जानेंगे जो कि वेव नेचर ऑफ लाइट से ही रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों सबसे पहले हम आपको आज बता दें कि लाइट के बारे में, कि लाइट की थोड़ी सी कहानी आज हम समझाएंगे आपको। क्या समझाने वाले हैं बच्चों आज हम आपको? तो लाइट है जिसको प्रकाश बोलते हैं बच्चों, ये प्रकाश की कहानी क्या है, इसको कैसे, इसकी प्रॉपर्टीज इसको या इसको कैसे समझा गया बच्चों, तो इसके बारे में थोड़ा सा आज हम जानेंगे। तो देखिए बच्चों, हम जो पढ़ा रहे हैं ये ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स के दो पोर्शन होते हैं, एक होता है वेव ऑप्टिक्स और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, एक होता है रे ऑप्टिक्स। तो बच्चों जो हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं उसी के अंतर्गत हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। फिर हम इसके बाद चलेंगे रे ऑप्टिक्स पर आपको। तो अभी जितना भी टॉपिक है हमारा क्या आ रहा है, वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने कहा था आपको प्रकाश की कहानी सुनाएंगे आज। प्रकाश की कहानी, प्रकाश नेचर ऑफ लाइट के बारे में समझाएंगे कि हाउ डज लाइट बिकेम एंड हाउ डू वी डेमोन्स्ट्रेट लाइट, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको समझा गया। तो प्यारे बच्चों हम उसको समझेंगे आज आपके सामने। ठीक है, देखिए बच्चों क्या हुआ, इन द मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के आसपास की बात है बच्चों। क्या है कि न्यूटन कार्पॉक्सियल थ्योरी, कौन सी थ्योरी बच्चों, न्यूटन की कार्पॉक्सियल थ्योरी जो थी बच्चों, कौन सी थ्योरी, न्यूटन की कार्पॉक्सियल थ्योरी जो थी ये चल रही थी। कब की बात कर रहे हैं बच्चों, 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 1600 के आगे, 1680, 70, 1650, 60 के लगभग। आज क्या चल रहा है, 2021-22 जो भी चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो उसके अनुसार अब देखो कितनी पुरानी बात है कि उस समय न्यूटन की कार्पॉक्सियल थ्योरी चल रही थी। न्यूटन कार्पॉक्सियल थ्योरी क्या कहती थी कि लाइट कंसिस्टेड ऑफ स्ट्रीम ऑफ कार्पॉक्सियल इमिटेड बाय लाइट सोर्स एंड ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्सेज इन अ स्ट्रेट लाइन। कहती थी लाइट जो है वो कार्पॉक्सियल की बनी हुई, स्ट्रीम ऑफ कार्पॉक्सियल बनी हुई है, जो कि एक लाइट सोर्स इमिट करता है और जो सोर्स से स्ट्रेट लाइन में बाहर तरफ चलती है। ये थी कार्पॉक्सियल थ्योरी। बच्चों बात आती है कि कार्पॉक्सियल क्या थे सर, क्या थे कार्पॉक्सियल? तो सर कार्पॉक्सियल मतलब क्या थे कि कई सारे लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके गट्ठर को कार्पॉक्सियल बोलते थे। लाइट की जो लाइंस थी ना, स्ट्रेट लाइंस जो थी, इनके जो उसके जो गट्ठर को, मतलब उसके कलेक्शन को, ठीक है, कई सारे लाइट पार्टिकल इसे उनको बोलते थे, लाइट के कलेक्शंस को बोलते थे वहां पर कार्पॉक्सियल। ठीक है, द कार्पॉक्सियल कुड पेनिट्रेट ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड वर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑप्टिक मटेरियल। ये प्रॉपर्टी उस समय खोजी की थी, जो कार्पॉक्सियल है, जो ट्रांसपेरेंट को क्रॉस कर सकते हैं और जो ओपेक होते हैं, मतलब जो एक तरफ पेंटेड होते हैं, उनको ये क्रॉस नहीं कर सकते, उनके सरफेस से वापस आते हैं। ठीक, तो 17वीं शताब्दी के मतलब मिड में हमें ये बात समझ में आ गई थी कि लाइट जो है वो क्या कर रही है, यहाँ पर वेव मोशन को फॉलो कर रही है। तो ये समझ लिया गया था उस समय कि लाइट जो है उस समय हमारा वेव मोशन शो कर रही है। तो प्यारे बच्चों जब यहाँ तक की कहानी हो चुकी 17वीं शताब्दी के मिडिल तक का, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1678 में हाइजेंस जो इन्होंने क्या दिखाया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। उन्होंने दिखाया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये कौन शो कर रहा है बच्चों, लाइट शो कर रही है। तो प्यारे बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब जो है लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट में घुसी जा रही है, जो कि रिफ्लेक्शन का लॉ होता है एक तरह से। और जो रिफ्लेक्शन और मतलब ऑपेक्स से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर चली जा रही है, ये रिफ्लेक्शन हो गया लाइट का। मान लीजिए शीशे दर्पण से जो रिफ्लेक्शन होता है और अगर पारदर्शी हो, मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो, तो उससे क्या लाइट निकल जाती है। ये भी एक तरह से वेव थ्योरी को ही दर्शा रहा था। तो 1678 में हाइगेंस ने ये जो दिखाया, ये कुछ नया नहीं दिखाया, हाँ उसी चीज को एक बार दोहरा दिया। ठीक है, लेकिन बच्चों इस थ्योरी को इनिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्या हुआ कि जो वेव थ्योरी थी इसको इमीडिएटली एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे कारण था। क्यों, मैं बताता हूँ बच्चों कारण क्या था। क्योंकि उन्होंने कहा कि वेव, अगर लाइट जो है अगर वेव फॉर्म में है, उन्होंने क्या कहा कि अगर लाइट जो है ये वेव फॉर्म में है तो हमें क्या होना चाहिए, हम कॉर्नर्स में दिख सके। वन शुड बी एबल टू सी अराउंड कॉर्नर्स एज वेव बेंड्स अराउंड द ऑब्स्टिकल इन देयर पाथ। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो लाइट को जो है वो कॉर्नर्स में दिखनी चाहिए। बात समझिए बच्चों, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लो आप, इस ऑब्जेक्ट की जो कॉर्नर्स पार्ट है, मतलब इसका जो हल्का सा पीछे हल्का सा बेंडिंग होनी चाहिए, इस बेंड वाले पार्ट में दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। और क्योंकि देखो हाइगेंस के शो करने से पहले 1663 में ग्रिमाल्डी वैज्ञानिक थे, उन्होंने डिफ्रैक्शन दिखाया था। ठीक है बच्चों, ग्रिमाल्डी ने क्या किया, ग्रिमाल्डी शोज डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, ये होता है डिफ्रैक्शन।
और इस ग्रिमाल्डी की बात को हुक्स ने, जो हुक्स वैज्ञानिक थे, इन्होंने साबित भी किया और हुक्स ने वेव पिक्चर को रिप्रेजेंट भी किया था बच्चों। अब आप बच्चों देखिए पूछेंगे कि सर वेव पिक्चर को किस प्रकार दिखाया था उन्होंने, तो देखिए बच्चों वेव पिक्चर को दिखाने के लिए उन्होंने इस तरह से बच्चों इस तरह के डायग्राम बनाया उन्होंने, वेव पिक्चर दिखाई बच्चों। यहाँ पे क्या है, इन्होंने जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो ये चीज यहाँ पर नहीं साबित कर पाया, लेकिन ग्रिमाल्डी ने इस चीज को बहुत पहले दिखा दिया था। डिफ्रैक्शन जैसी कोई चीज होती है ये ग्रिमाल्डी ने पहले ही दिखा दी थी। तो अभी भी मतलब ये चीज पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो रही थी बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ठीक है, ये सब मैं आपको देता हूँ ताकि आगे नोट्स में आपको दिक्कत ना हो। अब देखो बच्चों, अब ये देखो बच्चों, यहाँ पर हाइजेंस और न्यूटन्स के देखिए अलग अलग सिद्धांत है। न्यूटन्स के देखिए बच्चों, ये क्या है, ये देखिए ये इस तरह से फॉर्म में पार्टिकल्स के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पार्टिकल्स चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही लाइट की, ये लाइट क्या है बच्चों, ये हमारा लाइट सोर्स है। क्या है बच्चों, ये हमारा लाइट सोर्स है। ठीक है, और यहीं पे ये देखिए बच्चों क्या दिखा रहा है, ये क्या है बच्चों, यहाँ पर ये वेव नेचर है। क्या दिखा रहा है बच्चों, ये वेव है, और ये बच्चों क्या दिखा रहा है, पार्टिकल है। ये सर न्यूटन के बारे में है और ये सर हाइगेंस के बारे में। ठीक, अब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हुआ कि इन 17th सेंचुरी टू साइंटिस्ट है डिफरेंट व्यू अबाउट नेचर ऑफ लाइट। इन्होंने कहा लाइट क्या है बच्चों, वेव नेचर है। ठीक, और इन्होंने क्या कहा, लाइट क्या है, पार्टिकल है, जो कि हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको, ये देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर आपको दिखाया नहीं दिखाया। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज दिखा दी जो उन्होंने कह रखी थी उस समय। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब देखिए बच्चों, देखिए इसमें ईयर ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे आप बच्चों, यहाँ पर ये देखिए 1643 1727 के बीच में, 1629 1695 के बीच में क्रिस्टियन हाइगेंस की बात हो रही थी। आगे बढ़े। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है कि 1827 में यंग और फ्रिंजल नाम के दो वैज्ञानिक आते हैं। इन्होंने क्या दिखाया, इन्होंने दिखाया इंटरफेरेंस। यंग एंड फ्रिंजल दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिखाया इंटरफेरेंस। ठीक है, अभी समझाओगे इंटरफेरेंस क्या है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने और भी जो काम किया वो ये किया कि यहाँ पे एक वैज्ञानिक और थे, इन्होंने फोकल, जिनका नाम था, क्या नाम था इनका, फोकल ने क्या किया, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है बच्चों वो लिक्विड्स में मेजर करके दिखा दी। किसने किया, फोकल ने किया। लेकिन फोकल यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए कॉर्पस्कुलर थ्योरी को। इन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि क्या है कॉर्पस्कुलर थ्योरी और ये क्या चीज है। लेकिन ये वेव नेचर ऑफ लाइट को इसका सहारा लेके इन्होंने ये सारा काम किया। अब बच्चों देखिए कहानी को समझना क्यों जरूरी है। आप देख रहे हैं सर ये सब तो चीजें कोई आवश्यकता है नहीं बच्चों, यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि फेलियर कैसे हो रहा है और कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ रही है। आप देख रहे हो बच्चों 1600 स्टार्ट हुआ, आज 1827 हो चुका है। कितना हो चुका है, 1827 आ चुका है। ठीक है, 1600 मिड 1650 से स्टार्ट हुआ और वही लगभग आ चुका है 1850 30, मतलब वही लगभग मिड आ चुका है। ठीक बच्चों, तो क्या आप देख रहे हैं मतलब करीब 200 साल कहानी बदल जाती है बेटा 200 साल में। ठीक है, अब क्या हुआ, यंग और फ्रिंजल ने देखा कि रिलेटिव प्रोपगेशन ऑफ लाइट को भी इन्होंने दिखाया कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये भी यंग और फ्रिंजल के एक्सप्लेनेशन से पता चला और ये चीज आज भी वैलिड है कि लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है ये प्रॉपर्टी है लाइट की, कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। आगे बढ़े बच्चों, अब देखो आगे बच्चों, अब क्या हुआ बच्चों कि 17th सेंचुरी में न्यूटन ने क्या था, अब इसको जरा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो न्यूटन ने क्या कहा था, बेसिक नेचर ऑफ लाइट। इन्होंने न्यूटन ने कहा कि स्ट्रीम ऑफ कॉर्पस्कुलर डिफरेंट कलर करेस्पॉन्ड टू डिफरेंट कॉर्पस्कुलर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज द नंबर ऑफ कॉर्पस्कुलर। इन्होंने न्यूटन ने क्या कहा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज द नंबर ऑफ कॉर्पस्कुलर, यही उस समय न्यूटन यहाँ पर कह रहे थे। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा लाइट इज द एबिलिटी टू ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। सब याद रखना बच्चों इस बात को, लाइट इज द एबिलिटी टू ट्रेवल स्ट्रेट लाइन एंड रिफ्लेक्ट ऑफ सर्फेसेस। ये लाइट की इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा लाइट की एबिलिटी है। ध्यान देना बच्चों, दो चीजें होती है देखिए, एक होता है एबिलिटी, एक होता है प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, ये एबिलिटी मतलब होता है क्षमता और ये उसका मतलब एक तरह से ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लक्षण एक तरह से बोलो, या मतलब उसकी जो है उसका जो लक्षण एक तरह से बच्चों। ठीक है, ये कह रहा है न्यूटन यहाँ पर एबिलिटी है लाइट की, लाइट इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग। और बाद में जो बात निकल आई वो बात अलग, लेकिन यहाँ पर ये बात इन्होंने दिखाई। बात समझे बच्चों। अच्छा, अब क्या है बच्चों, अब जो हाइगेंस है हमारे, जो सर हाइगेंस है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि लाइट जो है कॉन्टिन्यूअस वेव के फॉर्म में है।
जैसे कि साउंड वेव्स है। और उन्होंने कहा डिफरेंट कलर करेस्पॉन्ड टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। देखिए बच्चों यहाँ पर कलर की बात आ रही दोनों केसेस में। क्या बात आ रही, एक तो उन्होंने ये कह रखा, उन्होंने भी क्या करा, डिफरेंट कलर करेस्पॉन्ड टू डिफरेंट कॉर्पस्कल। मतलब दोनों लोग इस बात पे बिल्कुल सही थे कि हाँ डिफरेंट कलर में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो हाँ बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है बच्चों। ठीक। और इन्होंने ये कहा कि इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ वाइब्रेशन। इन्होंने क्या कहा, इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर बात डाल दी आई किसने। ठीक, अभी देखना क्या होगा, क्योंकि हाइगेंस इतना कह के चले गए, बात समझना, हाइगेंस सर जो थे वो इतना कह के चले गए। अभी न्यूटन सर जो है इस पे काम करेंगे, अभी आगे और जो आगे वैज्ञानिक होंगे वो इस पे काम करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये चीज बताना बड़ा आवश्यक था कि किस किस वैज्ञानिक ने किस किस तरह से इस पे काम किया। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। ये देखो, तो पहले बात करता हूँ वेव नेचर ऑफ लाइट पे किस लोगों ने काम किया और किन लोगों ने पार्टिकल नेचर थ्योरी ऑफ लाइट पे काम किया। क्योंकि बच्चों ये काम एक दो दिन का नहीं है, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये 200 सालों का इतिहास है, और उससे ज्यादा समझ लो। 200 साल तो मैंने बहुत कम बोला, और भी ज्यादा समय का। वेव नेचर पे काम किया अरिस्टोटल ने, डेक्रेटस ने, रॉबर्ट हुक ने, हाइगेंस ने, फ्रेंजेल ने, थॉमस यंग ने और मैक्सवेल ने। ये किसने काम किया बच्चों, ये इन्होंने काम किया वेव नेचर ऑफ लाइट पे। डेमोक्रेट्स ने पार्टिकल नेचर पे और न्यूटन ने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट पे काम किया। अब ये चीजें आपको किताब में नहीं मिलेंगी, समझ, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है आपको, समझ गए। उसके बाद क्वांटम थ्योरी पे किसने काम किया बच्चों, ये जो नई चीज आई क्वांटम थ्योरी, इस पे हमारे काम किया प्लैंक ने और सर आइंस्टीन ने। सर आइंस्टीन ने काम किया और सर प्लैंक ने काम किया इस पे। ठीक है, ठीक बच्चों, किसने किसने काम किया, इसको बच्चों थोड़ा सा कर लीजिए, PLASCK। ठीक है, तो इन लोगों ने काम किया। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं किस किसने काम किया इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस कहानी को खत्म करते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत ज्यादा कहानी हो गई। अब आपको कहानी में इंटरेस्ट आने लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। अब 1873 में मैक्सवेल ने शो कर दिया कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस EMW। कहानी यहां से बदलती है बच्चों, कहानी 1873 से बदल रही मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट से। मैक्सवेल ने क्या कर दिया कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट ऑसिलेट होता है तो उससे क्या निकलती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक, इन्होंने ये भी कहा दिस आल्सो शो दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ वेव ऑफ एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ। इन्होंने ये भी कहा कि जो लाइट है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो कि बहुत ही स्मॉल, बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। ठीक, अब देखो बच्चों, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बता दिया, बात समझे। यहां से कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। अभी कॉर्पस्कल नेचर हो गया, वेव नेचर हो गया, अभी आगे की बात बाकी है। 15 वर्ष बाद एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज ने ये इन्होंने देखा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाने में सफल रहे। अभी थ्योरेटिकल बात थी, लेकिन अभी थ्योरेटिकल बात को इन्होंने प्रैक्टिकल साबित कर दिया हर्ट्ज ने। हर्ट्ज ने ये भी दिखाया कि जो लाइट है ये सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करने की। ठीक, इस वजह से बच्चों मैक्सवेल थ्योरी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, यहाँ पर ये जस्टिफाई भी कर दी किसने, हर्ट्ज ने मिलकर, हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है। अब बच्चों क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी यहाँ पर वो अटक गई। किस चीज पर अटक गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा पाई। ठीक है बच्चों, तो क्या होता, 1905 में एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है आइंस्टीन, बहुत फेमस है, आपने नाम सुना होगा, अपने नसीरुद्दीन शाह जैसे दिखते हैं। आइंस्टीन ने क्या दिखाया, आइंस्टीन ने बताया कि प्लैंक्स क्वांटम थियरी, आइंस्टीन ने प्लैंक की क्वांटम थियरी का मदद लिया। प्लैंक एक वैज्ञानिक थे, उनकी क्वांटम थियरी थी, और यह हाइपोथेसिस थी बच्चों, इसका इन्होंने मदद लिया आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन ने कह दिया कि लाइट जो है, एनर्जी जो है लाइट में, वो बीम के फॉर्म में, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू स्पेस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट इज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल पैकेट्स और फोटॉन्स। इन्होंने कहा जो लाइट है वो पैकेट्स या फोटॉन्स के फॉर्म में कंसंट्रेटेड एक जगह पर, और इसको हम बोलते हैं फोटॉन्स। बात समझे। इन्होंने कहा कि लाइट जो है, जो एनर्जी है लाइट में, वो बीम के फॉर्म में, और ये सब कंसंट्रेटेड एक जगह पर, और ये बंडल बना है, बंडल ऑफ जो ये है, इसको बोल दिया फोटोन। और एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। देखिए नया चीज आ गई, क्या आ गई, फोटॉन्स आ गया। ठीक, अब यही चीज को मिलिकन ने क्या किया, ये दिखाया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आर इन एग्जैक्ट एग्रीमेंट विद द फार्मूला गिवन बाय आइंस्टीन। तो मिलिकन एक्सपेरिमेंट जो था, मिलिकन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक अलग एक्सपेरिमेंट भी किया था मिलिकन ने। उन्होंने बताया कि जो फार्मूला दिया है ना आइंस्टीन सर ने, ये जो है ये बिल्कुल सही है। और एक कैसे कि उन्होंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाई।
अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर हम आ गए। अब हम बात कर लेते हैं कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था क्या जो फेल हुआ था। तो देखो बच्चों, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा। लाइट पड़ी, देखो अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ चालू है, ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ से ये देखो बल्ब जला, फिर यहाँ से, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको भर दिए गए। ठीक है, देखो ये देखो बच्चों, यहाँ पर करंट पड़ रही। अब लाइट वाला देख लो जरा बच्चों कैसे, ये देखो मैंने बल्ब को ऑफ कर दिया, अब बल्ब को मैंने यहाँ पे ऑन किया, देखो ऑन किया बच्चों, देखो लाइट चलने लगी। ठीक है, ये तो देखो बच्चों, ये देखो ऑन किया बच्चों, लाइट चलने, ये देखो एमीमीटर में आ गई, ये देखो बच्चों ऑन किया, देखो लाइट चलने की, एमीमीटर में देखो आ गई। ठीक, तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके पीछे बच्चों मैंने पेपर लगा रखा है सर आइंस्टीन का, जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे सबसे पहला पेपर लिखा था बच्चों। इसको बहुत ही मैंने समझ मतलब थोड़ा सा जूम करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा नहीं, बस समझ लो कि फिजिक्स वाले जो प्रेमी होते हैं उनके लिए पेपर थोड़ा सा अच्छा लगता है उनको रखना या पढ़ना, लेकिन ये आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे हल्की सी झलक आपको दिखा दी कि इस तरह से पेपर आपको मिल जाते हैं। जो भी साइंटिस्ट ने जो भी परीक्षण किए, जो भी चीजें की, उसके पेपर सभी अवेलेबल है नेट पे। अब आइंस्टीन सर के बारे में कुछ जो बताया थे, उन्होंने जो बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको समझ लो। एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जो थे अल्बर्ट आइंस्टीन, और इन्होंने बताया था कि E=mc², इन्होंने काम किया था, और इसी चीज के लिए इनको 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ये देखिए बच्चों, लाइट इस पे गिरती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है फोटॉन से टकराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं, जिस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन जाके इसको चार्जिंग कर रहे हैं, सर्किट को चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, या आप इससे बल्ब भी चला सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, तो लाइट और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन दिखा दिया। आगे बढ़े बच्चों। अब बच्चों देखो लास्ट बात, 1921 में अब आ गया कॉम्पटन। कॉम्पटन ने क्या दिखाया कि बिफोर, पहले एंड आफ्टर कोलिजन, ये देखो बच्चों पार्टिकल के कोलिजन से पहले और आफ्टर मोशन ऑफ फोटोन एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन को इन्होंने दर्शाया। मतलब इसमें क्या था बच्चों, फोटोन इलेक्ट्रॉन टकरा रहे थे। ठीक है, अब फोटोन इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद अलग अलग जा रहे थे। इस बात से लिए हम कहां पर वापस आ गए, कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट में फिर से वापस आ गए बच्चों। ठीक है, अब बच्चों इन्होंने बता दिया कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर को फॉलो करती है। लाइट में क्या होती है बच्चों, लाइट में ड्यूअलिटी होती है, ये बात यहाँ से साबित हो गई। तो बच्चों यहाँ पर लाइट, यहाँ तक कि मैंने आपको समझाई लाइट की कहानी, प्रकाश की कहानी, नेचर ऑफ लाइट को समझाया एक बार। अब तो धीरे धीरे पढ़ाया, अभी एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। कहाँ पर थे बच्चों, ये देखिए यहाँ पर थे हम। प्रकाश की कहानी हमने पढ़ी, 17वीं शताब्दी के बीच में कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट को खोजा गया। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी के बच्चों बाद में क्या हुआ कि लाइट को जो है वेव मोशन मान लिया गया। उसके बाद 1678 में आइगेंस ने दिखाया कि लाइट जो है रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट को एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर फिर डिफ्रेक्शन की बात फंस गई। डिफ्रेक्शन को इससे पहले ग्रिमाल्डी और हुक्स भी समझा चुके थे बच्चों। इसके बाद क्या हुआ कि हाइगेंस और न्यूटन अलग अलग काम कर रहे थे। हाइगेंस का काम मानना था वेव नेचर, और इनका न्यूटन का मानना था पार्टिकल नेचर, जो मैंने आपके साथ लिख दिया। अब उसके बाद क्या होता बच्चों कि यंग और फ्रिंजेल 1827 में यंग और फ्रिंजेल नाम के दो वैज्ञानिकों ने इंटरफेरेंस नामक फिनोमेना की खोज की, और इन्होंने समझाया कि इंटरफेरेंस क्या होता है, और इन्होंने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को भी साबित किया यहाँ पर। और इस समय फौकल्ट एक वैज्ञानिक थी, इन्होंने भी वेलोसिटी ऑफ लाइट को मेजर किया, लेकिन ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी को नहीं बता पाए। इस समय मिला जुला रिस्पांस चल रहा है अभी, आगे देखो बच्चों। तो 17वीं शताब्दी तक आप समझ गए कि क्या होता है, ये सब चीजें होती रहती है। आगे बढ़े बच्चों, तो आगे देखो बच्चों, वेव थ्योरी ऑफ लाइट को किसने दिखाया, मैंने यहाँ लिख दिया है, पार्टिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी, तीन थ्योरी है लाइट की, जो कि आपको पढ़नी है। अब बच्चों 1873 में मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज करके नया मुकाम दे दिया, नया रास्ता दे दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फिर हार्ट्ज ने प्रैक्टिकली भी बना दिया था, और ये रिफ्लेक्शन पोलराइजेशन सबको फॉलो कर रही थी, और मैक्सवेल थ्योरी जो है बच्चों जस्टिफाई हो गई। लेकिन अभी यहाँ पे बात फंस जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं बता पाए। तो फिर 1905 में एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन ने प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस का उपयोग करके इन्होंने क्या इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी समझा दिया। उन्होंने कहा कि फोटॉन्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और फोटॉन्स जो है वो बंडल्स ऑफ जो एनर्जी है, हमको फोटॉन्स बोला बच्चों ने। इस बात को मिलकर ने भी दिखाया कि हम जो कह रहे हैं ये सही है लगभग। इसके बाद ये देखिए फोटो इफेक्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। यहाँ पर आइंस्टीन सर के बारे में कुछ बातें। फिर इन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट सर 1921 में सर कॉम्पटन ने खोजा था। तो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या था, फोटोन इलेक्ट्रॉन टकराते थे, उसके लिए इन्होंने बताया ये कॉम्पटन इफेक्ट बच्चों। यहाँ पर फिर हम कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट पे आ गए। मतलब काफी सारी चीजें जब इकट्ठा की गई तो पता चला लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों नेचर को यहाँ पर शो करती है। बात समझिए बच्चों कि लाइट जो है वो कौन कौन नेचर शो करती है, एक पार्टिकल नेचर भी होता है बच्चों, और एक क्या होता है इसके अंदर वेव नेचर भी होता है। मतलब अगर पार्टिकल नेचर बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बात करें बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर वेव नेचर बात करें तो कोई भी ले लो बच्चों, रिफ्लेक्शन जो भी आपकी
पोलराइजेशन, ठीक है बच्चों। कैसे सर, देखिए क्या होता है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है लाइट में अगर पार्टिकल नहीं है तो टकरा नहीं सकता। अगर वेव तो टकरा नहीं सकती ना बच्चों, वेव तो रिफ्लेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर पार्टिकल है तो ही इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है। तो इस वजह से पार्टिकल नेचर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है, इसलिए से पार्टिकल नेचर जो है यहाँ पर शो करा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि टकरा ही तो रहा ना यहाँ फोटॉन से इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चों अगर वेव नेचर है तो वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई या पढ़ने के बाद अंदर आ गई या कैसे भी, तो बच्चों ये हमारा वेव नेचर हो गया। तो मैं कहता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने आपको लाइट की कहानी समझाना चाहिए थी, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। बेटा बच्चा वीडियो बहुत लंबा है अभी, इसके बाद भी और पार्ट बनेंगे, और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको बताइए कि सर ने अच्छे से पढ़ाया है, और एक प्रकाश की कहानी समझाने की कोशिश करिए बच्चों। ये जो चीज मैं सबको समझा रहा हूँ बच्चों, ये आपको एक बैकग्राउंड देगी। पढ़ाने को तो मैं भी डेफिनेशन से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कैसे काम हुआ। अब इसके बाद आपको मजा आने वाला है बच्चों। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।